हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं सब लोग ठीक हो गए, अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये करंट अपडेट्स की वीडियो होने वाली है। मॉर्निंग करंट अपडेट्स की डेट क्या है आज? आज डेट है 17 मार्च 2023। 17 मार्च 2023 की जो करंट न्यूज है उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहली न्यूज देखते हैं। पहली न्यूज क्या है? पीएम मोदी inaugurates world's longest railway platform in हुबली कर्नाटका। तो ये न्यूज क्या कह रही है? न्यूज कह रही है जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इनॉग्रेट किया है, मतलब उद्घाटन किया है। ठीक है, उद्घाटन किया किस चीज का? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन जो है उसका उद्घाटन किया है। जो कहाँ पे है? हुगली कर्नाटका, जो कर्नाटका राज्य है हमारा, वहां पे है ये स्थित। ओके, तो चलिए इसमें हम क्या जानेंगे? इसमें हम जो रेलवे स्टेशन है ना, इसके बारे में जानेंगे। तो एक सबसे पहले जानने वाली बात क्या है? सबसे पहले जानने वाली बात है कि इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। इसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ा। क्या नाम है इसका? श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन। श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, वही प्लेटफॉर्म होता है, समझते हो ना प्लेटफॉर्म। जब कभी आप रेलवे स्टेशन पे गए होगे, वो जो पूरा स्ट्रेच फैला हुआ होता है ना, पूरा जो फैला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस समय दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हो गया है। ठीक है, कौन सा, क्या नाम है इस रेलवे स्टेशन का? इसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन। कहां पे है? हुगली कर्नाटका में। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर। क्या लंबाई है इसकी? इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर। ये जो रेलवे स्टेशन है इसकी लंबाई हो गई 1.5 किलोमीटर। देखिए, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आ गया। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आ गया ये। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आ गया ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे ये है कर्नाटका वाला। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? जो इससे पहले था, इससे पहले भी जो भारत का एक रेलवे स्टेशन था वही पहले नंबर पे आता था, लॉन्गेस्ट, जो अब दूसरे नंबर पे आ गया है। तो वो कौन सा है? वो है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है यूपी में आता है गोरखपुर, वहां का जो रेलवे स्टेशन है उसकी लंबाई कितनी थी? 1.36 किलोमीटर। उसकी लंबाई थी 1.36 किलोमीटर। और उसके बाद जो तीसरा है वो कहां का है? वो भी भारत का ही है, वो केरला राज्य का, जिसका नाम क्या है? कोलून जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो तीसरा है, इसका नाम क्या है? कोलून जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कहां पे? केरल में पड़ता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1.13 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई है। तो जो टॉप 3 रेलवे स्टेशन है लंबाई के मामले में, टॉप 3 रेलवे स्टेशन जो लॉन्गेस्ट है लंबाई के मामले में, कहां के हैं? तीनों ही भारत के हैं। कहां पे? मैंने आपको बता दिया। जो सबसे लंबा है इस समय कहां पे? हुबली कर्नाटका में, जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। दूसरा जो है वो यूपी में है, क्या नाम है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई कितनी है? 1.36 किलोमीटर। और तीसरा कहां है? कर्नाटका में, केरला में, जिसकी लंबाई है 1.13 किलोमीटर। ये तीनों जो है टॉप जो है ये भारत के अंदर ही पड़ते हैं, सबसे लंबे जो है रेलवे स्टेशन। ओके, अब इतने लंबे रेलवे स्टेशन बनाने का फायदा क्या होता है? ठीक है, लंबे से लंबे रेलवे स्टेशन बनाने का फायदा क्या होता है? देखिए, जितना लंबा रेलवे स्टेशन होगा, ठीक है, जितना रेलवे स्टेशन लंबा होगा उतना ही क्या होगा? काम करने में इजी होगा। ठीक है, काम करने में इजी मतलब वैसे काम करने में हार्ड होगा, क्योंकि ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी जितना लंबा होगा। लेकिन जो आपका ये मालगाड़ी वगैरह पे सामान रखा जाता है, सामान चढ़ाया जाता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा सामान चढ़ाया जा सकता है। पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म पे होगी, तो सारे जो डब्बे हैं उनका इस्तेमाल करा जा सकता है। अगर छोटा रेलवे स्टेशन होगा, छोटा प्लेटफॉर्म होगा, तो सारे डब्बे उस पर नहीं आएंगे, कुछ आगे रह जाएंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे, तो सारे के सारे डब्बों का एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी स्थिति में जब इतना लंबा रेलवे स्टेशन होगा तो उसका अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी रेलवे स्टेशन की, है ना? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी रेलवे स्टेशन की, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम हो रहा है। तो ये फायदे हैं कुछ किसके? लंबे रेलवे स्टेशन होने के। ओके, तो ये टॉप 3 रेलवे स्टेशन है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो सबसे लंबा इसके बारे में बता दिया, जिसका अभी इनॉग्रेशन हुआ है। कहां पे? कर्नाटका में। किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई, मतलब ये जो है जीओआई लिख रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इन ग्रेट इंडिया वेस्टर्न एरिया रेगुलेशंस 2023। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है
किस चीज के लिए? जिसमें रेगुलेशंस लिखी हुई हैं। किस चीज की रेगुलेशंस लिखी हुई हैं? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया। ठीक है, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ये एक चिड़िया है ना, एक बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बहुत बड़ी बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो जो इसका एरिया है, जिस एरिया में पाई जाती है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो कैसे लगाई जाएंगी? जो वायरिंग होती है, जो तार होते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं कि ये 11,000 की लाइन जा रही है, ऐसे जा रही है, तो वो जो तार होता है, ठीक है, जिससे बिजली ट्रेवल करती है एक ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर, तो वो जो इलेक्ट्रिक जो वायर है, वो जो तार जा रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो कैसे लगाई जाएंगी? ठीक है, उसके लिए रेगुलेशंस, ठीक है, उसके लिए बताया है। किसने बताया है? ये जो आपकी सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी वाली जो बॉडी है, उसने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, उसने उसको लॉन्च किया है। ये जो आपकी रेगुलेशंस है, रेगुलेशंस किस चीज के लिए? कि कैसे कैसे वायरिंग करनी है, ताकि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो चिड़िया है, इसको नुकसान ना हो। ठीक है, इसको नुकसान ना हो। देखिए क्या हुआ, अभी कुछ दिन 2023, ये 2003 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 2023। ओके, तो क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़े दिन पहले एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि सोलर पावर प्लांट बनाएंगे। कहां पे? जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला जो एरिया है, कौन सा एरिया है, कहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो ये चिड़िया है पाई जाती है, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो इन्होंने प्लान बनाया, एक सोलर पावर प्लांट बनाते हैं। ठीक है, कितने वाट का, है ना, कितने वाट का, मतलब उसकी पावर कितनी होगी? उसकी पावर होगी 39,000 किलोवाट का। क्या बनाएंगे? 39,000 किलोवाट का एक सोलर पावर स्टेशन बनाते हैं। सोलर पावर स्टेशन क्या होते हैं? ऐसा स्टेशन, मतलब ऐसी जगह जहां पे बहुत सारी सोलर प्लेट लगी होती हैं, जो सूरज की किरणों को ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है, जो बिजली होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, उसमें बदलती है। तो सूरज की किरणों से यहाँ पे बिजली में बदल दिया जाएगा, और फिर उसका क्या होगा? जब वो बिजली में बदल गई तो फिर उसको इधर उधर जहां पे जरूरत है उसकी, वहां तक पहुंचाया जाएगा। वो पहुंचाया कैसे जाएगा? इलेक्ट्रिक लाइंस के थ्रू, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उसके थ्रू पहुंचाया जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी ऐसी पहुंचाई जाती है ना, जो आपकी बिजली होती है एक जगह से दूसरी जगह ऐसी पहुंचाई जाती है। तो उसके लिए क्या करना होगा? सारे तार बिछाने होंगे, है ना, तार बिछाने होंगे, जहां से क्या होगा? बिजली जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पे बिजली जाएगी। तो जब ये जो आपका सोलर पावर प्लांट है, ये उस वाले एरिया में बनाया जा रहा है। कहां पे? जहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ठीक है, उस वाले इलाके को बिजली से राहत मिल सके, उनको बिजली मिल सके, इस वजह से वहां पे बनाया जा रहा है, ताकि वहां के जो लोग रहने वाले हैं उनको राहत मिल सके, उनको बिजली मिल सके 24 घंटे, है ना। पर उन तक पहुंचाने के लिए भी तो इलेक्ट्रिक जो तार हैं ये निकालने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है पिछले बहुत सालों में, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, इस समय अगर इंडिया में बात करूं तो पूरी कुल 150 बच रही है। ठीक है, कुल 150 बच रही है। और ये जो है ना नेटिव, मतलब ये पाई कहां पे जाती है? पाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाती है। ठीक है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट मतलब जो इंडिया और आसपास के थोड़े से देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ये जो आसपास के देश हैं, है ना, यहीं में पाई जाती है, यहीं पे पाई जाती है। क्या, कौन सी बर्ड? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये टोटल 150 ही रह गई है। ठीक है, जब ये टोटल 150 रह गई है, तो इनकी जो मृत्यु होने की सबसे बड़ी वो होती है ना, सबसे बड़ी वजह होती है वो ये इलेक्ट्रिक वायर ही होते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक वायर से कैसे इनकी मृत्यु हो जाती है? इलेक्ट्रिक वायर से कैसे इनकी मृत्यु हो जाती है? देखिए, ये बहुत बड़ी बर्ड होती है। ठीक है, बहुत बड़ी चिड़िया होती है, थोड़ी भारी भी होती है, वजन भी होता है इसका 15 किलो के आसपास। ठीक है, 15 किलो के आसपास इसका वजन भी होता है, और इसकी हाइट भी ठीक ठाक होती है। जो इसकी हाइट होती है ना, वो भी ठीक ठाक होती है। इसकी हाइट 1.3 मीटर के आसपास इसकी हाइट भी होती है। 1.3 मीटर के आसपास इसकी हाइट भी होती है। तो हाइट भी इसकी काफी बड़ी है ना, हाइट भी काफी बड़ी है, वजन भी बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से क्या है ना, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ती है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ती है। और इसका जो देखने का विजन है, इसकी लंबाई की वजह से, वजन की वजह से बहुत अच्छा है नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये उड़ती है ना, तो कई बार ये तारों से टकरा जाती है, और तारों से टकराने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारी ये जो चिड़िया हैं, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है आपकी, इनकी मृत्यु हो रही है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला गया था कुछ दिन पहले। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सारा कुछ पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट को पता चला कुल 150 रह गई है, जब 150 रह गई तो इसका मतलब हमको इनको बचाना होगा, वरना कुछ समय में खत्म हो जाएंगी, है ना, कुछ समय में खत्म हो जाएंगी। जैसे चीता है ना, चीता हमारे यहाँ खत्म हो गए क्योंकि उनका शिकार इतना करा गया, उनको मारा इतना गया, अब हमको अफ्रीका से लाने पड़ रहे हैं चीता। लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो तो पाई खाली इंडिया के आसपास ही जाती है, फिर हम कहाँ से लेके आएंगे उनको? चलो ले भी आएंगे, लेकिन अपने यहाँ तो खत्म हो जाएगी। मान लो कहीं से ले भी आए, पर फिर भी अपने यहाँ वाली तो खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो? अपने यहाँ वाली जो वैरायटी, हमारे अपने यहाँ वाली जो स्पीसीज है वो तो खत्म हो जाएगी। तो इनको बचाना होगा। ठीक है, कुल 150 बची, 150 होती कितनी है ना, तो इनको बचाना होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन आई, जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, क्या दिया, कि जो भी ऐसा एरिया है जहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहती हैं,
वहां पे जो इलेक्ट्रिक लाइन जाएंगी ना वो अंडरग्राउंड जाएंगी, ठीक है, वो जो है अंडरग्राउंड जाएंगी और लो वोल्टेज की जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए जो लो वोल्टेज की होती है ना वो तो अंडरग्राउंड जा सकती है, लेकिन जो हाई वोल्टेज वाली होती है तो ज्यादा से ज्यादा बिजली को कैरी करती है ना, वो अंडरग्राउंड नहीं जा सकती, उससे नुकसान होता है अंडरग्राउंड जाने पे भी। तो इसी वजह से क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बिजली है, बिजली की तारें हैं वो तो जाएंगी, लेकिन लो वोल्टेज की होनी चाहिए, सरकार से बोला, और हमेशा अंडरग्राउंड जानी चाहिए, जिससे क्या है वो चिड़िया उड़े भी तो उनको नुकसान ना हो। क्यों नुकसान होगा? जब उड़ेंगी नीचे भी उड़े ऊपर उड़े, जहां भी उसका वो होगा, क्या बोलते हैं, तार होगा, वहां वो टकराएंगे नहीं, जब तार होगा ही नहीं तो टकराएंगे कैसे? ओके, तो ये पूरा केस था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्लान बनाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान बनाया कि इन्होंने तार बिछाने शुरू करे, है ना, इन्होंने जो रेगुलेशन लाई है, जो रेगुलेशन लाए हैं, किस लिए लाए हैं? बताने के लिए कि हम ये प्लान कर रहे हैं और चिड़ियाओं को हम इनको कैसे बचाएंगे, जो आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इनको कैसे बचाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जो भी इनके पास लाइन है 33 किलो वोल्ट की, जो इनके पास लाइन है 33 किलो वोल्ट की, वो उनको क्या करेंगे? उनको तो ये 33 किलो वोल्ट की और उससे नीचे वाली उनको तो जमीन के नीचे निकालेंगे, लेकिन जो इससे ऊपर वाली है 33 किलो वोल्ट से जो ऊपर 33 किलो वोल्ट से जो ऊपर वाली लाइन है, उनकी पावर ज्यादा है, उनको ये बहुत ऊंचाई से निकालेंगी, ताकि वहां तक, उस जगह तक जहां तक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये उड़ नहीं पाती, उस जगह तक, ठीक है। तो जब ये वाली बात इन्होंने बोली तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जो आसपास पर्यावरण वाले थे, उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट की बात की। उन्होंने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऊपर से आप गुजार ही नहीं सकते, ये जो 3 लाइन है ना, 3 लाइन मतलब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है ना, ज्यादातर ये 3 उसमें जाती है ना, तो इस वजह से मैंने 3 लाइन बना दिया, वैसे दो से भी जाती है, सिंगल भी जाती है, ठीक है। तो ये जो है आप ऊपर से निकाल ही नहीं सकते, है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऊपर से निकाल ही नहीं सकते, तो आप ऊपर से निकाल क्यों रहे हो, ठीक है। भले ही वहां तक चिड़िया पहुंचे ना पहुंचे, हमको नहीं पता कि कौन सी चिड़िया की रीच कितनी हो, कितनी ऊपर तक जा सकती है, तो इसी चीज के ऊपर बात चल रही है। और ये रेगुलेशन किस लिए, ये भी मैंने आपको बता दिया, इस रेगुलेशन में क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस रेगुलेशन में लिखा क्या हुआ है। अब देखिए एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आया होगा, अगर नहीं भी आया तो आपके मन में आना चाहिए, क्या सवाल? कि देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो चिड़िया है ये इन तारों से टकरा के इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन आपने कई बार अपने घर के आसपास जहां भी वायरिंग होगी, सब जगह ही होती है, ठीक है, जहां भी आप रहते होगे सब जगह होगी ऐसी, ये 3 तार या 2 तार जा रहे होंगे, इन पे आपने कई बार ऐसे चिड़िया को बैठा हुआ देखा होगा, ऐसे बैठी हुई है, ये बैठी हुई है, ये बैठी हुई है, कई बार चिड़िया को बैठा हुआ देखा होगा, उसको तो शॉक नहीं लगता, उसको तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कैसे लग जाता है, ये भी सोचने वाली बात है। देखिए क्या है ना, कोई भी शॉक लगने के लिए पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, है ना, कोई भी शॉक लगने के लिए पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, इसका साइज बड़ा होता है, इसलिए सर्किट कंप्लीट कर देती है, ठीक है। ऐसे पूरा जो है हर चीज कनेक्ट होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप, हर चीज कनेक्ट होनी चाहिए, इसी वजह से क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो कनेक्ट कर देती है। अब कैसे कनेक्ट कर देती है देखिए, अगर कोई भी चिड़िया इन तारों के ऊपर बैठी है, अगर वो एक साथ 2 तारों से टकरा गई ना, मतलब एक साथ तो 2 तारों से मिल गई, तो उसको शॉक लग जाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उनका साइज बहुत छोटा होता है, जो चिड़िया कोई भी पक्षी कबूतर जो कुछ भी मान लो आप, है ना, वो एक ही के ऊपर बैठती है, 2 के ऊपर एक साथ थोड़ी बैठती है, तो इस वजह से उनको शॉक नहीं लगता। लेकिन जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसका साइज बहुत बड़ा है, इसकी मैंने हाइट आपको बता दी, है ना, तो ये एक साथ दोनों से टकरा जाती है, जिसकी वजह से इसको शॉक लग जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, समझ रहे हो। और वैसे भी ये 150 बची है, इतनी कम बची है, तो इनको बचाने के लिए, इनकी कंजर्वेशन के लिए हमको काम करना ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब LIC अपॉइंट्स तबलीश पांडे एंड M जगन्नाथ एज न्यू MDs। MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। तो LIC तो जानते हो आप, हो गया आपका। LIC की फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। LIC के बारे में आपने सबने सुना होगा, इसकी टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, हाँ, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो जो LIC है उसने अपने नए 2 MD चुने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर चुने, कौन कौन? तबलीश पांडे एंड M जगन्नाथ। देखिए टोटल ना LIC 4 MD रखता है, ठीक है, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर रखता है। 2 ये हैं जो नए चुने गए, 2 जो हैं पहले से वाले हैं, जो पहले थे वो दोनों पहले हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 4 MD है इसके। तो इन दोनों को क्यों चुना गया? क्योंकि इनकी जगह पे जो 2 थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कौन कौन थे इनकी जगह पे? एक थे राजकुमार और दूसरे थे BC पटनायक। कौन? राजकुमार एंड BC पटनायक, इन दोनों ने जो है इस्तीफा दे दिया है। इस वजह से क्या है, इन दोनों को नया MD चुना गया है, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं कुछ किसके बारे में, LIC के बारे में जान लेते हैं कुछ।
LIC के बारे में हमको क्या जानना है? फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। काम क्या होता है? इंश्योरेंस वाला काम करती है, सारा कुछ आप सब जानते हो LIC के बारे में, सबने सुना होगा LIC के बारे में। तो फिर ये बनाई कब गई थी? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई कब गई थी? क्या LIC आपकी ये बनी थी 1 सितंबर 1956, 1956 को। हाँ, 1 सितंबर 1956 को इसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, जो इसकी मेन ब्रांच है जिसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और इस समय पे इसके चेयरमैन कौन है? देखिए, अभी ना जो इसके चेयरमैन चल रहे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, या रिटायर्ड हो गए थे वो। उसके बाद जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंटरिम, एक अंतरिम, है ना, जो मतलब परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट या फिर टेम्परेरी एक तो चेयरमैन चुन लिया है। ठीक है, अभी अभी चुना था थोड़े दिन पहले, वो भी न्यूज में था, तो उसको भी हम यहाँ कवर कर लेते हैं। तो नए जो इनके इंटरिम या फिर अंतरिम जो वो है चुने गए हैं, क्या चुने गए चेयरमैन, वो कौन है? वो है सिद्धार्थ मोहंती। कौन? सिद्धार्थ मोहंती। तो ये भी आप याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अभी नए अंतरिम, है ना, मतलब इंटरिम, ठीक है, हिंदी में अंतरिम और इंग्लिश में इंटरिम क्या चुने गए? चेयरमैन चुने गए। कौन? सिद्धार्थ मोहंती। जब परमानेंट वाले चुन लिए जाएंगे तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल कौन है? फिलहाल है आपका सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में, और बना कब था? फॉर्म कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 में। ठीक है, अब बाकी जो नए MD चुने गए कौन? WC पांडे और M जगन्नाथ। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है? 80% ऑफ रशियंस लुक एट इंडिया एज इंपॉर्टेंट फ्रेंड। 80% ऑफ रशियंस लुक अप इंडिया एज इंपॉर्टेंट फ्रेंड। 80% तक के जो रशियन है, 80% रशियन जो है, जितने भी पूरे रशियंस हैं, पूरे रशिया के सिटीजन है, रशिया के लोग हैं, रशिया के नागरिक हैं, उनमें से 80% इंडिया को क्या मानते हैं? एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड मानते हैं। देखिए, अभी अभी एक सर्वे हुआ, यूरोप की एक कंपनी थी जिसने सर्वे लिया। उस कंपनी का नाम क्या था? उसका नाम था यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन। क्या नाम था उसका? यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन। ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मान सकते हो इसको। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन ने उसने वो ऑर्गेनाइजेशन कराया, वो ये सर्वे कराया था। ठीक है, यूरोपियन जो आपका ये सर्वे था, यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो सर्वे किया, इसमें पता चला इसने क्या किया, ये सब अलग अलग कंट्रीज पे गया, है ना, वहां के 1000 के आसपास, 1000, 2000, 3000 ऐसे लोगों से पूछा, डाटा पूछा, उनसे क्या पूछे? उनसे कुछ सवाल पूछे। ठीक है, उनसे सवाल पूछे अलग अलग देशों में जा जाके, और एक दूसरे की जो अलग अलग कंट्रीज है उनके बारे में दूसरी कंट्री क्या सोचती है वो पता लगाया। ठीक है, वो पता लगाया। जैसे रशियन इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, यूएसए वाले इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है ना, फ्रांस इंडिया के बारे में क्या सोचता है, मतलब यूरोपियन यूनियन इंडिया के बारे में क्या सोचता है, वही फ्रांस भी यूरोपियन यूनियन में आता है। यूके क्या सोचता है, ऑस्ट्रेलिया क्या सोचता है इंडिया के बारे में, फिर इंडियंस इन सब कंट्रीज के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसे करके पूरा सर्वे हुआ। ठीक है, ऐसे करके पूरा सर्वे हुआ। तो रशिया जो है सबसे टॉप पे रहा। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन्होंने क्वेश्चन क्या क्या पूछे। ठीक है, फिर मैं बताता हूं कौन टॉप पे रहा, किसने कितना बोला, कितने कितना नहीं बताया। तो 5 क्वेश्चन पूछे इन्होंने। तो पहला क्वेश्चन, ए से लिख रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था एन अलाय। अच्छा, अलाय क्या होता है? ये बी लिख रहा है, अलग है, दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने। अलाय क्या होता है? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में अलाय का मतलब क्या होता है? कोई कंट्री किसी का दोस्त है, तो जो सबसे मैक्सिमम अच्छा रिलेशन होता है ना दोस्ती का, कि आप तो एक दूसरे के लिए मर भी लेंगे, ठीक है, वो वाला जो रिलेशन होता है उसको अलाय कहते हैं। सबसे बेहतरीन, सबसे ऊंचा जो किन्हीं दो देशों के बीच में रिलेशन हो सकता है ना, उसको अलाय बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको अलाय बोलेंगे। हालांकि इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है इस टर्म को मानती नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि एक वेस्टर्न टर्म है। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल जो रिलेशन जो उसमें चलता है, इंटरनेशनली चलता है, इस वजह से जो है बात होती रहती है इसके बारे में। फिर दूसरा क्या है? ए नेसेसरी पार्टनर। ए नेसेसरी पार्टनर मतलब ऐसा कोई आपका दोस्त या ऐसा कोई आपका पड़ोसी या कुछ जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी, या फिर उसको आपकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी इस चीज में, अपनी डेवलपमेंट में, अपनी ग्रोथ में। ठीक है, जो नेसेसरी है आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जो नेसेसरी है आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ऐसा आपका पार्टनर। ठीक है, ऐसा आपका पार्टनर। पर जब मान लो अगर कहीं मरना मिटना पड़े आपको, तो वो आप इसके लिए नहीं करोगे। ठीक है, वो किसके लिए करोगे? वो करोगे अलाय के लिए। फिर तीसरा क्या है? फिर तीसरा है आपका राइवल। राइवल मतलब जिसके साथ आप सीधे कंपटीशन में हो। राइवल मतलब जिसके साथ आप सीधे कंपटीशन में हो, वो कौन हो गया? वो हो गया राइवल। और फिर चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। ठीक है, ना कंपटीशन रखना, ना अच्छे रिलेशन रखने, ना बुरे रिलेशन रखने, कोई मतलब ही नहीं है, वो एडवर्सरी होते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान,
ये कौन है, एडवर्सरी हो गए एक दूसरे की। उसके बाद ई वाले कौन थे, ई वाले थे जिनको मतलब कुछ आइडिया नहीं है, मतलब हमको कुछ जवाब नहीं देना ऐसा करके होते हैं ना, ये वाले ऑप्शन जो चुनते हैं कि आपको कुछ लगता है कि सही है कि नहीं है, नन ऑफ दीज बोल सकते हो आप, डी मतलब नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज या फिर नॉट आइडिया ऐसे करके जो होता है, नोटा, नोटा बोलते हैं ना जब वोटिंग होती है उसमें जो लिखा रहता है तो है वो नोटा ही लिख देते हैं, ठीक है, आपको भी याद रहेगा। तो अब ये जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए, कैसे पूछे गए, जैसे रशिया के लोगों से पूछा गया कि आपके लिए ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको आप अलाई मानते हो, या फिर इंडिया को आप अलाई मानते हो, या फिर इंपॉर्टेंट नेबर मानते हो, या फिर आपका राइवलरी मानते हो, एडवर्सरी मानते हो, या कुछ नहीं मानते, मतलब कोई मतलब नहीं है इंडिया हो ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे करके सवाल पूछे गए। तो जब रशिया के लोगों से पूछा गया, तो 80% लोगों ने ए और बी ऑप्शन चुना, ठीक है, कि हमारा अलाई है, या तो चुना हमारा अलाई है, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो 27% लोगों ने क्या चुना कि हमारा अलाई है, 27% लोगों ने क्या चुना कि हमारा अलाई है, और 53% लोगों ने क्या चुना कि हमारे लिए नेसेसरी पार्टनर है, हमको बहुत ज्यादा जरूरत है अपना डेवलप करने के लिए इंडिया की। तो सभी आप जानते हो इतने सारे सैंक्शन लगे हुए हैं और इंडिया और चाइना दोनों की जरूरत है, किसको, रशिया को आगे बढ़ने के लिए, वरना गिर जाएगा, कोई फ्रेंड ही नहीं बचेगा उसका, समझ रहे आप। इंडिया को भी रशिया की जरूरत है, लेकिन रशिया को भी तो उतनी ही इंडिया की जरूरत है ना। एक तो मान लो आप चाइना को भी बैलेंस करने के लिए, पहले तो चाइना को बैलेंस करने के लिए थी, अब क्या है जब इतनी सारी कंट्री ने सैंक्शन लगा दिए हैं तो इंडिया के साथ बिजनेस भी इतना अच्छा हो रहा है और बाकी सब अच्छे रिलेशन भी रखने पड़ रहे हैं रशिया को, पड़ रहे हैं रशिया को, ठीक है। तो ये कितने हो गया, ये हो गया 80% लोगों ने क्या बोला है कि इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल 27% ने बोला है अलाई है हमारा, कि बिल्कुल ऐसा दोस्त है कि इसके लिए मर मिट भी सकते हैं, और 53% ने क्या बोला है, हमको अपनी ग्रोथ के लिए इंडिया की जरूरत है, ये रशिया के लोगों ने बोला है, ठीक है। फिर अगर बात करूं राइवल कितनों ने बोला है कि हमारा उनके साथ कंपटीशन है, 8% ने बोला है रशिया के लोगों ने। फिर एडवर्सरी से हमें कोई मतलब नहीं है, देखिए इसमें कुछ 0.% लोग थे तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, कुछ 0.% लोग थे, ठीक है। फिर नोटा जिन्होंने कहा है कि हमें कुछ नहीं बोलना, ऐसे 12% लोग थे, ठीक है। ये रशिया की मैं बात कर रहा हूं, जो रशिया के लोगों ने सोचा है। पहले नंबर पे कौन आता है, जिसने इंडिया को अपना फ्रेंड बताया है ना, जो इंपॉर्टेंट पार्टनर बताया, दो इन दोनों कैटेगरी में आता है, ए और बी में, अलाई और इंपॉर्टेंट नेबर में। एक मिनट रुक जाइए, आपको दिख रहा है यहाँ से, हाँ दिख रहा है, इंपॉर्टेंट नेबर में जो आते हैं, है ना। पहले नंबर पे कौन था जिनके लोगों ने इंडिया को चुना है, वो मैक्सिमम परसेंटेज दी है इन दोनों में, वो था रशिया। दूसरे नंबर पे कौन था, दूसरे पे है यूके, उसके बाद क्या है, यूएस। देखिए हम लोग यूएस से बोलते हैं इतने अच्छे रिलेशन है, ऐसा है वैसा है, फिर भी देखिए यहाँ के लोग जो है हमको इतनी अच्छी नजरों से देखते नहीं है, समझ रहे हो आप। इतना जैसे हमारे हमारे जो लोग हैं, हम लोग हैं, हमारे ऊपर भी एक वो होता है ना कि रशिया हमारा दोस्त है क्योंकि बहुत समय से चला आ रहा है, ठीक है। लेकिन जहां यूएस की बात आती है तो हम लोग ये सोचते हैं भाई यूएस ऐसा तो नहीं सोच रहा कुछ करना चाह रहा हो, कुछ फायदा उठाना चाह रहा हो, सबके मन में आती है। उसी तरह से यूएस के लोगों के मन में भी हमारे लिए है, ठीक है। तो यूएस हो गया तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद कौन है यूएस के बाद, यूएस के बाद है आपका चाइना, उसके बाद है चाइना। चाइना के भी कुछ परसेंट लोग हैं जो इंडिया को अपना क्या मानते हैं, अलाई भी मानते हैं और क्या मानते हैं, इंपॉर्टेंट नेबर भी मानते हैं। जैसे कि चाइना में 14% लोग हैं जो मानते हैं अपना अलाई, 14% लोग मानते हैं अपना अलाई, और 31% क्या मानते हैं, इंपॉर्टेंट नेबर, ठीक है, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है या नेसेसरी पार्टनर है, वो 31% मानते हैं। हालांकि राइवल और एडवर्सरी भी बहुत बड़ी परसेंटेज है चाइना में। तो देखो, और ये तो म्यूचुअल फीलिंग है, हमारे इंडियंस के मन में भी है और उनके मन में भी है। 37% राइवल मानते हैं अपना, और 8% क्या मानते हैं कि एडवर्सरी है, मतलब हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है। और 37% के हमारा कॉम्पिटिशन है ना, हमारा राइवल है, हमारा कॉम्पिटिशन है, हमारा इनके साथ कॉम्पिटिशन है, और इंडिया का हमारे साथ कॉम्पिटिशन है, वो वाला। तो देखिए इसी तरह इंडिया में भी है ना, इंडिया की भी ऐसी म्यूचुअल फीलिंग है ना, जिससे वहां के लोगों की भी है। हमारे यहाँ कुछ लोग होंगे जो मानते होंगे कि चाइना का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। पूरे एशिया जो आपकी सेंचुरी है उसको आगे चलने के लिए इंडिया और चाइना का दोस्त होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग मानते होंगे कि हाँ चाइना तो रशिया का इंडिया का अच्छा ही दोस्त है। फिर कुछ लोग, बहुत सारी मात्रा ऐसी भी है लोगों की कि हमारा तो कॉम्पिटिशन है चाइना के साथ, ठीक है। और कुछ परसेंटेज ऐसी भी है लोग जो मानते हैं हमको चाइना से कोई मतलब ही नहीं रखता, कोई रिश्ता ही नहीं रखना। देखिए रखना पड़ेगा रिश्ता, क्यों रखना पड़ेगा, पड़ोसी है, अपने पड़ोसी का आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, पर जहां एक बार आपका घर बन गया और आपके आसपास जो पड़ोसी हैं उनका कुछ नहीं कर सकते आप, वो अच्छे हैं बुरे हैं उसका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कोशिश कर सकते हो, लेकिन होगा कुछ होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। या तो फिर अपना घर ही बदल दो। अब हम यहाँ से इंडिया को उठा के कहीं और तो ले जा नहीं सकते, तो इंडिया कोई घर की तरह तो है नहीं कि नया घर बना लिया अगर आपके पास पैसे है तो, है ना। तो
चाइना को तो हम इग्नोर, चाइना पाकिस्तान को तो इग्नोर हम कर ही नहीं सकते, पाकिस्तान और चाइना को तो इग्नोर कभी हम कर ही नहीं सकते, चाहे कितना भी सोच लें। ओके, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? कियोस्क इन लाहौर, इमरान खान इज अंडर हैवी अटैक। देखिए अगर आप ये न्यूज पढ़ोगे ना, इमरान खान इज अंडर हैवी अटैक, तो आपको लगेगा पता नहीं आतंकवादी हमला हो गया, क्या हो गया इमरान खान के ऊपर, ठीक है, पर कुछ नहीं है ऐसा। ये बस न्यूज में लोगों को इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर में ऐसी हेडलाइन लिख देते हैं। देखिए क्या हुआ है, इमरान खान के ऊपर करप्शन का एक केस चल रहा है पिछले काफी समय से। इमरान खान के ऊपर करप्शन का एक केस चल रहा है पिछले काफी समय से, है ना, जब से उनकी सरकार हटी है, जब से उनकी सरकार गिरी है ना, जब से जो अपोजिट पार्टी आई है, शहबाज शरीफ जिस समय पे प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी का क्या नाम है ये मुझे याद नहीं है ना, ये मुझे याद नहीं है उनकी पार्टी का क्या नाम है, लेकिन जो शहबाज शरीफ वाली जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इमरान खान को कैसे भी हटाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ से इमरान खान भी यही कर रहे हैं, है ना, इमरान खान भी तो यही कर रहे हैं ना, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि इनके खिलाफ बोलो, अगले इलेक्शन हो, अपना पूरा माहौल बना रहे हैं कि अगले जो इलेक्शन 2023 में होने हैं उसमें वो जीत जाए, उसमें वो जीत जाए। और जो दूसरी पार्टी है शहबाज शरीफ की, वो क्या कोशिश कर रही है, शहबाज शरीफ और जो और पार्टी उनके साथ मिली है वो क्या सोच रही है, वो सोच रही है कि 2023 में कहीं इमरान खान ना आ जाए, इसने इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया तो इसको कैसे भी जेल में पहुंचा दिया जाए, इसको कैसे भी जेल में पहुंचा दिया जाए। तो उन्होंने बहुत सारे केसेस ढूंढे, तो इनके ऊपर एक करप्शन का केस मिल गया है, ठीक है, करप्शन का केस मिल गया है। अब क्या केस मिला है इनके ऊपर, ठीक है, तोशा खाना का केस मिला है। तोशा खाना क्या होता है ये बताता हूँ, तोशा खाना क्या होता है वो बताता हूँ आपको मैं। देखिए तोशा खाना होता है जब बाहर से कोई वो मिलता है ना गिफ्ट, चाहे आपका कोई लीडर, प्रधानमंत्री गया हो, फॉरेन मिनिस्टर गया हो, या डिफेंस मिनिस्टर गया हो, या फाइनेंस मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर गया हो, या कोई भी जर्नलिस्ट गया हो, या फिर कोई भी ऐसा जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, ऐसा कोई बाहर गया हो, या फिर कोई क्रिकेटर भी गया हो, अपने पर्सनल पे नहीं, अगर उसको पर्सनल गिफ्ट मिला है वो एक अलग है, लेकिन इंडिया के लिए, इंडिया का, आप इंडिया से आए इसलिए उसको कोई गिफ्ट मिला है, तो ये क्या रखा जाता है, जगह रखा जाता है, उसको तोशा खाना बोलते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, उर्दू में बोलते होंगे उसको तोशा खाना, ठीक है। तो जो तोशा खाना होता है ना, यहाँ पे सारे गिफ्ट रखे जाते हैं। तो पाकिस्तान में क्या एक लॉ है, एक नियम है, एक रूल है कि जो आपको गिफ्ट मिला है सरकार, उसके लिए सरकार वाला जो तोशा खाना में रखा जाना है, आप उसको ले सकते हो, उसकी कुछ परसेंट अमाउंट देके, मान लो वो 1 करोड़ का है, तो आप क्या करो, 1 करोड़ का है तो उसके 25-30 हजार रुपए देके आप उसको रख सकते हो अपने पास, ये गिफ्ट मुझे मिला था, ठीक है। तो इमरान खान ने क्या किया है, बहुत पुराने लीडर भी करते आए है ना, अभी तो इमरान खान को कैसे फंसाना है इसलिए इमरान खान की बात चल रही है, लेकिन बहुत सारे लीडर पहले भी करते आए ये चीज, ठीक है। क्या करते हैं ये लोग, जो 2 करोड़ की 1 करोड़ की चीज है गिफ्ट में मिली है, उसको क्या करते हैं, उसको 25-30 हजार रुपए में, चलो 50 हजार में, 1 लाख में खरीद लेते हैं, ठीक है। खरीदने के बाद उसको फिर बेच देते हैं 4-5 करोड़ में, ऐसे कह के इतनी कीमती चीज है, वहां के मिनिस्टर ने दी थी या वहां के आपके प्राइम मिनिस्टर ने दी थी, ऐसे करके उसको बेच देते हैं और पैसे अपनी जेब में रख लेते हैं। तो ये भी तो एक तरह का करप्शन ही हुआ ना। क्यों करप्शन हुआ, देखिए करप्शन कैसे हुआ, जब आपको बाहर से कुछ मिला है ना, तो आपने वो तो तोशा खाना से कुछ पैसे उठा के और बेच दिया और उसके पैसे आपने अपने पास रख लिए। लेकिन मान लो कल को वही उसी देश का कोई लीडर आपके पास आए जिसने आपको गिफ्ट दिया था, तो आप जो उसको गिफ्ट दोगे, फिर दोगे उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट, वो कहां से दोगे, वो तो देश के खजाने में से दोगे ना, अपने उसमें तो दोगे नहीं, जो आपने 2-4-5 करोड़ रुपए कमाए उससे, अपने वाले गिफ्ट उससे तो दोगे नहीं, आप तो देश के खजाने से उठा के दोगे। तो आपने क्या किया, करप्शन किया है ना, वो जो पैसा आया आपने अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लिया, जो देश का पैसा था, वही करप्शन होता है, वही ब्लैक मनी होता है। तो इमरान खान ये ब्लैक मनी के केस में, करप्शन के केस में जो है इनको सजा हो चुकी है ना, मतलब केस चल रहा है अभी, पूरी तरह गिल्टी इनको साबित कर दिया गया है कोर्ट में, कोर्ट ने मान भी लिया है। तो कोर्ट ने क्या कहा, इनको कोर्ट जो है कई बार कह चुकी है कि हाजिर हो जाओ, कोर्ट इनको कई बार कह चुकी है कि आप कोर्ट में हाजिर हो जाओ, बात कर लेते हैं जो भी होना है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जा ही नहीं रहे कोर्ट में, ठीक है। जब ये कोर्ट में कई बार बुलाने पर नहीं गए तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, क्या करो कि पुलिस जाओ और इनको जाके उठा के लाओ उनके घर से। जब पुलिस गई इनके घर पे तो ये अपने घर के अंदर बंद हो गए और इन्होंने क्या किया, एक वीडियो बनाई और वीडियो बना के लोगों से बोला कि देखो मुझे उठाने के लिए, मुझे अरेस्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं, बोलो सॉरी लोग नहीं, पुलिस आ रही है मुझे अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, पुलिस आ रही है मुझे अरेस्ट करने के लिए, तो उसको जाके तुम लोग रोको, ठीक है। अगर मुझे इन्होंने वो कर लिया अरेस्ट तो मुझे मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्योंकि देखो एक बार पहले भी ये केस हो चुका है पाकिस्तान में, ये एक बार पहले भी एक केस हो चुका है, 70s या 80s की बात है, शायद 70s 80s की बात है। क्या केस हुआ था कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो प्रधानमंत्री थे उस समय पे पाकिस्तान के, जब नए प्रधानमंत्री बने, पहले कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो थे, फिर नए प्रधानमंत्री बने, नए प्रधानमंत्री कौन बने, नए प्रधानमंत्री बने जिया उल हक, मोहम्मद जिया उल हक। तो जिया उल हक ने क्या किया,
जिया उल हक ने क्या किया कि जो जुल्फिकार लोग अली भुट्टो थे ना, अली भुट्टो थे, अली भुट्टो को क्या किया, जेल में बंद करवा दिया। ठीक है, जेल में बंद करवाने के, ये जो जिया उल हक थे ये इनके आर्मी के कौन थे, चीफ थे, और आर्मी तो वहां पे कब्जा कर ही लेती है, आप सभी जानते हो पाकिस्तान में कई बार हो चुका है। तो जब इनको अंदर बंद करा दिया गया जेल में, किसको, अली भुट्टो को, जुल्फिकार अली भुट्टो को, और कुछ समय बाद इनके ऊपर केस पे केस पे केस पे केस केस पे केस कर करके इनको फांसी की सजा सुनवा दी और इनको अंदर ही अंदर मरवा दिया गया। ठीक है, ये केस पाकिस्तान में पहले भी हो चुका है, तो लोगों को डर है कहीं ऐसा इमरान खान के साथ भी ना हो जाए। ठीक है, और इमरान खान इसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं, लोगों को लग रहा है इनके साथ भी ऐसा हो जाए, जो लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले इनके ऊपर गोली भी चल गई थी। ठीक है, एक उसके दौरान ये रैली कर रहे थे, उसके दौरान तो और ज्यादा लोग इनके साथ जुड़ गए। जब ऐसे किसी के साथ इंसिडेंट हो जाता है तो और ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं उसके साथ, तो इनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। लोगों को तो इमोशन है कि कहीं इनको मार दिया ना जाए, इमरान खान उसका फायदा उठा रहे हैं कि मुझे कोर्ट, ये जो केस चल रहा है इससे मैं कैसे बच जाऊं, और कह रहे हैं कि मुझे मार देंगे, फिर पाकिस्तान की कभी तरक्की नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगी, वो नहीं हो पाएगी। तो इनको जो है अरेस्ट करने के लिए गई थी पुलिस, लेकिन इनको इनके ऊपर देखिए कुछ बहुत सारी जो टीयर गैस होती है, बंदूक गोली, बहुत सारी फायरिंग करी, क्योंकि इमरान खान के भी गार्ड्स थे वहां पे। ठीक है, बोला गया, जो इस समय पे पाकिस्तान की सरकार है उसने बोला कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो है गिलगिट बाल्टिस्तान जो ऊपर वाला है, नीचे वाले को वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, तो गिलगिट बाल्टिस्तान जो इलाका है, यहां से जो है इन्होंने क्या किया, जिहादी बुला लिए। किसने, इमरान खान ने। कौन बोल रहा है, ये बोल रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और उनको अपनी सेना की तरह खड़ा कर दिया है। ठीक है, उन्हीं से तो लड़ रही होगी, उन्हीं से लड़ रही होगी जो पुलिस होगी, वरना अगर उनके यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं तो गार्ड कितने होंगे, 2 होंगे 4 होंगे, उनको पुलिस जाके हटा के और सीधे इमरान खान को वो कर लेती, अरेस्ट कर लेती, लेकिन वो नहीं कर पाई। तो उसका मतलब कोई ना कोई तो होगा वहां प्रोटेक्शन करने में, है ना, कोई ना कोई तो होगा वहां पे प्रोटेक्शन करने में। पर देखिए एक बात और है इसमें, क्या बात है, चलिए कल परसों नहीं कर पाई, ठीक है, कल दोबारा इनका ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि बीच में फिर उसने बोल दिया था कोर्ट ने, जब रात हो गई कि अभी आप रुक जाओ, कल दोबारा से कोशिश करना। तो आप मान लो कल भी नहीं हो पाई, है ना। ये जो हुआ था ना, ये पूरा केस मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस ने अटैक कर दिया कि परसों हुआ था। ठीक है, कल क्या हुआ था वो कल के उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, कल की न्यूज में कल उनको अरेस्ट किया गया कि नहीं किया गया। ठीक है, मान लो कल नहीं किया हो गया होगा तो आज वो दोबारा ऑपरेशन कर लेंगे, जब उनको अरेस्ट करना ही है। समझ गया आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कोर्ट की बेइज्जती हो रही है, जुडिशरी की बेइज्जती हो रही है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, इंडिया में बहुत उल्टे सीधे केस हुए होंगे। ठीक है, बहुत उल्टे सीधे केस हुए होंगे, लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा बना के रखी गई है। हमेशा जो कोर्ट है, जो हमारी जुडिशरी है, उसकी इज्जत हमेशा की गई है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इंदिरा गांधी जी का एक एग्जाम्पल देता हूं। जब 1970s वाले 1971-2 वाले इलेक्शन हुए थे ना, 72 वाले इलेक्शन, उसमें क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी के ऊपर इल्जाम लगाया गया, उनके खिलाफ एक पिटीशन डाली गई कोर्ट में, क्या कि इन्होंने जो इलेक्शन है, क्योंकि वो जीती थी, यहाँ पे धांधलेबाजी की है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उनके ऊपर फिर सुनवाई हुई, इनको कोर्ट में भी बुलाया गया, इलाहाबाद कोर्ट में इनको बुलाया गया था। ठीक है, तो इनको क्या है वहां पे गिल्टी, मतलब इन्होंने की है धांधलेबाजी, ये भी साबित कर दिया गया, कोर्ट ने मान भी लिया, लेकिन फिर भी इन्होंने कोर्ट का हर फैसला माना। ये हर बार कोर्ट में गई, हालांकि उसके बाद 1975 में इन्होंने भले ही इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, क्योंकि फैसला जो इसका 1975 में ही आया था, ये वहां से पहले आई थी इलाहाबाद से, फिर यहाँ पे आके इन्होंने देखा और बहुत सारी प्रोटेस्ट हो रही है इनके खिलाफ, उसके बाद इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, तो भले ही इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, लेकिन इन्होंने कोर्ट की बेइज्जती नहीं करी, ये कोर्ट में हर बार गई। ठीक है, कोर्ट में हर बार गई, ये क्या है, जुडिशरी की इज्जत करना होता है। दूसरा एग्जांपल बताऊं, इस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जब इनके ऊपर, जिसके ऊपर अभी ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ना, जिसके ऊपर हमने कई बार डिस्कस किया है, किसने बनाई थी, बीबीसी ने जो बनाई थी, गुजरात दंगे जो हुए थे, जब ये 2002 में प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, जब ये गुजरात के क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, इनके ऊपर केस चल रहा था, तो इनको गुजरात की कोर्ट जब भी बुलाती थी ना, ये हर बार गए। ये समझ लो आप 2002 से लेकर 2010 तक ये लगातार गए, और जो भी मतलब कमेटी बनी, इनकी चेकिंग हुई, इनके घर में आए, जो भी कुछ हुआ, सब कुछ में इन्होंने सपोर्ट किया, किसका, कोर्ट का, कि कोर्ट ने दिया है ये क्या बोलते हैं हुक्म, तो हम इसको मानेंगे। तो जब भी कोर्ट ने बुलाए गए। तो देखिए कोर्ट की इज्जत करना एक अलग चीज होती है। ठीक है, और वो करना चाहिए। अगर आप देखिए बहुत सारी चीजें ना इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कोई लीडर कोर्ट की, जुडिशरी की कितनी इज्जत कर रहा है। और यहाँ पे इमरान खान क्या कर रहे हैं, अब लोगों का फायदा उठा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जो पहले कभी कुछ केस हुआ इनके यहाँ पे, उसका फायदा उठा के कोर्ट की इज्जत नहीं कर रहे। कोर्ट बुला रही है, देखो कोर्ट ने बुलाया, आप आराम से चले जाते, है ना, लेकिन ये क्या कह रहे हैं इमरान खान कि हम जाएंगे और रास्ते में मुझे मरवा दिया जाएगा। आप सिक्योरिटी मांग लो कोर्ट से, है ना, कोर्ट से कह दो सिक्योरिटी मांग दो, मुझे प्रोवाइड करो, मेरे ऊपर पहले भी गोली कुछ चल चुकी है, ऐसे करके सिक्योरिटी मांग सकते हो आप, लेकिन आप मांगने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको कोर्ट में जाना ही नहीं है ना। अब देखो
चलो आपने पुलिस को 2 दिन रोक लिया, 3 दिन रोक लिया, 4 दिन रोक लिया, अब तो वहां पर रेंजर्स भी आ चुके हैं। रेंजर कौन है? जैसे हमारे यहाँ पे पहला मिलिट्री फोर्स होती है ना, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ऐसे जो वहां पे ऐसी फोर्सेज हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रेंजर्स, पाकिस्तान के रेंजर्स। तो अब तो रेंजर्स भी आ चुके हैं इमरान खान के घर पे। तो मान लो उनको पाकिस्तान, जो आपके इमरान खान की सिक्योरिटी है, उसने 2 दिन रोक लिया, 3 दिन रोक लिया, 4 दिन रोक लिया, 5वें दिन तो पकड़ा जाएंगे इमरान खान। जब अच्छा लगेगा, जब पुलिस उनको खसेड़ते हुए लेके जाएगी या अपने आप आराम से जाके सब फैसला कर लेते तो हो जाता। लेकिन जब ऐसा ही होता है, जब लीडर ये समझने लगता है ना, कोई लीडर ये समझने लगता है कि मैं सबसे ऊपर हूं, है ना, मेरा बहुत तगड़ा सपोर्ट है, तो ऐसा ही होता है उसके साथ। ठीक है, समझ रहे हो आप? ऐसा ही होता है। तो इसी वजह से ये जो इज्जत करने वाली कोर्ट की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, जो कोर्ट है, जुडिशरी है, उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, चाहे आप कितने बड़े लीडर हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करना है, ये वीडियो देखेंगे आप लोग। जैसे ही वीडियो देख लेंगे, ऐसे जो चीज आपको समझ में नहीं आई उसको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ लेना है कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो आपकी 18 मार्च की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको न्यूज सीरीज से समझा दूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो 18 मार्च वाली वीडियो होगी, जो उसकी न्यूज होंगी, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज्यादा लाइक करें, हमको सपोर्ट करें। ठीक है, और शेयर भी करें हमारी वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।